उत्तर प्रदेश बीजेपी में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच अंदर खाने की सियासी खटपट के चलते दो महत्वपूर्ण बैठकों में योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम का शामिल होना तमाम अटकलों पर क्या वाकई विराम लगा रहा है या फिर ये यूपी में ऑल इज वेल को दिखाने वाला सियासी अल्पविराम है, इस सवाल के जवाब को तलाशना अभी बाकी है। लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिखाई देने वाली एकजुटता ये संदेश जरूर दे रही है कि योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की रणभेरी का बिगुल फूंक दिया है। 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आदित्यनाथ के आवास पर शाम 5 बजे स्पेशल 30 की महत्वपूर्ण बैठक होती है। स्पेशल 30 यानी योगी के 30 मंत्रियों की वो टीम जिन्हें योगी ने आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारियां सौंपी थी। एक सीट के लिए 3 मंत्रियों को दी गई इस जिम्मेदारी के बाद सभी मंत्रियों ने सीटों के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट कार्ड इस मीटिंग में पेश किए। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद इन मंत्रियों ने ये रिपोर्ट तैयार की थी। खास बात ये 1 घंटे बाद यानी ठीक शाम 6 बजे यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है और इस बैठक में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होते हैं। अभी बैठक के जरिए की गई है। कोर कमेटी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। जो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह वो मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे और उसके बाद जो मंत्रियों की बैठक रही उसमें भी ये सभी नेता मौजूद रहे। बीती बैठक जो बुलाई गई थी जिसे टीम 30 नाम दिया गया था उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें एका का संदेश देते हुए दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसमें उन दोनों की भी हिस्सेदारी है, उन दोनों की भागीदारी भी है। उन दोनों को जिम्मा दिया गया है प्रत्याशी चयन से लेकर उनकी जीत सुनिश्चित करने तक, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने तक, विपक्ष ने जो लोकसभा चुनाव में प्रोपेगेंडा फैलाया था उसकी पोल खोलने तक, ऐसे कई सारे बिंदु थे जिन पर मंथन किया गया है आज की बैठक में। आपको बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बनी स्पेशल 30 वाले मंत्रियों के समूह की इससे पहले 2 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन उन दोनों ही बैठकों से दोनों डिप्टी सीएम को दूर रखा गया था। दोनों ही बैठक में ना तो किसी डिप्टी सीएम को बुलाया गया और ना ही संगठन से प्रदेश अध्यक्ष या फिर संगठन महामंत्री को बुलाया गया। लेकिन ये पहली बार है जब स्पेशल 30 की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। घर में मचे घमासान के बीच आज की इन दोनों ही बैठकों की सबसे खास बात यही है, स्पेशल 30 की इस बैठक में पहली बार यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए हैं। इससे पहले विधानसभा का सत्र हुआ था और जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तब जरूर ये दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए थे। यानी इसे आप दूसरा मौका कह सकते हैं जब उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर अहम चर्चा हुई और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में यूपी में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए तो योगी हर तरफ से घिर गए। विरोधियों से ज्यादा घर के घमासान ने योगी को मुश्किलों में डाल दिया था। चुनाव से पहले तक जिस योगी के चर्चे नहीं थम रहे थे, चुनाव के बाद योगी पर हमले ही हमले होने लगे। हालात ऐसे बन गए या यूं कहें कि बना दिए गए कि लगने लगा कि योगी की कुर्सी जाने वाली है। हार के कारणों का जितना मंथन हुआ उस मंथन के बाद योगी ही निशाने पर रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मिशन में जुटे रहे। लोकसभा के नतीजों से बिना डिगे आगे की तैयारी में लग गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उनके बयानों और लगातार हो रही रणनीतिक बैठकों से केशव की दूरी इसका इशारा कर रही थी। लोकसभा चुनाव की हार के बाद योगी उपचुनाव की तैयारी में जुटना चाह रहे थे, लेकिन आपसी सिरफुटौल अंदरूनी सियासत को बढ़ावा दे रही थी और कीमती वक्त को खा रही थी। इस लड़ाई में तकरीबन पूरी जुलाई निकल गई। 15 जुलाई को केशव मौर्य ने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। 18 जुलाई को सीएम की 30 सदस्यों वाली टीम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नाम नहीं था। 20 जुलाई को प्रयागराज कुंभ को लेकर बैठक होती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल नहीं होते। 23 जुलाई को सीएम योगी बैठक लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उसमें शामिल नहीं होते और उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होती है। 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल की बैठक होती है। इस बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होते। 26 जुलाई को लखनऊ मंडल की बैठक होती है। उस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होते।
बीजेपी की कलह के केंद्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान बीजेपी को कमजोर और विरोधियों को मजबूत कर रहे थे। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले नाता है। जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। मंत्री से लेकर मंडल स्तर तक के नेता जब योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए केशव का समर्थन करते दिखते हैं तो दिल्ली सतर्क हो गई और फिर सियासत के इस खेल में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई। यूपी बीजेपी में अंदर खाने हो रही खटपट और बयानबाजी के बीच 27 और 28 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में मोदी ने योगी की तारीफ करके ये साफ कर दिया था कि फिलहाल यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के ही हाथों में रहेगी, क्योंकि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच जिस तरह से बयानबाजी और लामबंदी चल रही थी उसका असर यूपी के उपचुनाव पर पड़ना तय था और मोदी इसे बखूबी भांप गए थे। दिल्ली में 27 और 28 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री परिषद में आए देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने मोदी ने योगी के प्रशासनिक कौशल की तारीफ की और कहा कि योगी राज्य में ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसको देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहां लागू करना चाहिए। बस यही चाहिए था। मोदी ने तारीफ की और योगी तुरंत प्रभाव से अपने तेवर में लौट आए। 2 दिन पहले विधानसभा में योगी ने जिस अंदाज में चौतरफा हमला किया उससे समझ आ गया कि योगी अपनी रॉ में लौट आए हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। योगी के इन तेवरों को और ताकत मिली अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड में समाजवादी पार्टी बुरी तरह घिरती हुई नजर आई। अब तक बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे योगी अचानक फ्रंट फुट पर आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या कांड की गूंज और योगी के इंसाफ की चर्चाएं होने लगी। अयोध्या में एक 12 साल की लड़की से रेप हुआ। रेप का आरोप सपा नेता मोहित खान पर लगा। मोहित खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का राइट हैंड था। गैंगरेप के बाद लड़की का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। नाबालिग से रेप के आरोप में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर जिस तेजी से योगी प्रशासन ने एक्शन लिया और गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्ति पर जिस तरह से बुलडोजर चलवाए, उसने अयोध्या को लेकर ताकत की नुमाइश करने वाली समाजवादी पार्टी की सारी साख पर बट्टा लगा दिया। गैंगरेप पीड़िता दलित जाति से थी, उस दलित जाति से जिसके दम पर अखिलेश ने अयोध्या भी जीती और यूपी में बीजेपी के सारे समीकरण भी बिगाड़े। जब योगी ने इस मामले पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की तो अखिलेश बचाव में डीएनए की सियासत करने लगे। अयोध्या का यह मुद्दा निश्चित तौर पर उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। खबर है कि 2 दिनों के दौरे पर योगी अयोध्या जा रहे हैं। योगी अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उपचुनाव अग्नि परीक्षा है, न सिर्फ योगी के लिए बल्कि अखिलेश के लिए भी। उपचुनाव में जिसके हिस्से बड़ी जीत आएगी वही 2027 के विधानसभा चुनाव की लहर को अपने पक्ष में लाने में कामयाब होगा। योगी के सामने अंदर खाने की कलह को निपटाने और सहयोगियों को समेट कर रखने की चुनौती है, तो अखिलेश के सामने लोकसभा के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है। उपचुनाव के लिए अखिलेश ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए की कामयाबी के बाद अखिलेश ने यूपी में ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को अपनी कुर्सी दी है। अखिलेश की ये नई इंजीनियरिंग न सिर्फ उपचुनाव के लिए है बल्कि उन्होंने 2027 को ध्यान में रखकर ये कार्ड खेला है। अखिलेश की इस नई इंजीनियरिंग के लिए बीजेपी के पास तमाम कार्ड है।
लेकिन भीतरघात और अंदर खाने की राजनीति से जूझ रही बीजेपी के लिए फिलहाल अपने घर को संभालने की चुनौती ज्यादा बड़ी है। बीते दिनों जिस तरह का माहौल बीजेपी में देखने को मिला था, उससे लग रहा था कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। बयानबाजी चरम पर थी, संगठन सरकार से बड़ा है ऐसा कहकर ये कोशिश थी कि सरकार संगठन से छोटी है, तो ऐसे में सरकार जिसे जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि नौकरशाही का जिम्मा सरकार के पास होता है। और चर्चा ये हुई कि नौकरशाही के चलते बीता लोकसभा चुनाव हारे, तो ऐसे में तलवारें खिंची हुई थी। लेकिन आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि जो आज बैठक हो रही है उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी से मामला शांत हो गया, ये मान लेना जल्दबाजी होगा। दिल्ली के दखल के बाद बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश जरूर की है कि अंदर खाने सब ठीक है, लेकिन इसे तूफान से पहले की शांति ही समझा जाए। इस चुनाव में योगी के सामने 10 सीटों पर अच्छे प्रदर्शन की चुनौती है, सहयोगियों को साधने की चुनौती है, राहुल और अखिलेश की जोड़ी भी चुनौती है। इन चुनौतियों से अगर योगी ने पार पा लिया तो फिर योगी उपयोगी रहेंगे, वरना उपचुनाव के नतीजों के बाद ये कलह फिर दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।